नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी पेंशन धारकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। उम्मीद है आप सब स्वस्थ और मानसिक रूप से मजबूत होंगे। आज हम आपके लिए कुछ ऐसी खबरें लेकर आए हैं जो आपकी जिंदगी और आपके भविष्य को गहरे तरीके से प्रभावित करने वाली है। दोस्तों, अगर आप कोई पेंशन धारक हैं या फिर केंद्र सरकार या राज्य सरकार में नौकरी करते हैं, तो ये समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दिनों पेंशन को लेकर, सैलरी को लेकर और वेतन आयोगों को लेकर जो अपडेट्स आ रहे हैं, वो किसी सुनहरे भविष्य की ओर इशारा कर रहे हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज की सबसे पहली और बड़ी खबर पर बात कर लेते हैं। ये खबर है ईपीएस 95 कर्मचारी पेंशन योजना 1995 से जुड़ी। दोस्तों, हाल ही में संसद के भीतर एक सवाल उठा जिसने पूरे देश के लाखों करोड़ों पेंशन धारकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। ये सवाल उठाया था सांसद श्री रुद्र नारायण पानी ने, और उन्होंने ये सवाल श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री से पूछा था। उनका सवाल बहुत ही सीधा और तीखा था। उन्होंने पूछा कि क्या ईपीएस 95 के तहत दी जा रही पेंशन बेहद ही कम है, और अगर ऐसा है तो सरकार इसे बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने वाली है या नहीं। अब इस सवाल का जवाब देना किसी मंत्री के लिए आसान नहीं था, लेकिन श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने बेहद साफ और सटीक जवाब देते हुए लोकसभा में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईपीएस 95 कोई साधारण योजना नहीं है, बल्कि ये एक परिभाषित अंशदान और परिभाषित लाभ वाली सामाजिक सुरक्षा योजना है। यानी इसमें नियोक्ता अपने कोष से 8.33% का अंशदान करता है, और इसके अलावा केंद्र सरकार भी बजटीय सहायता के तौर पर उन कर्मचारियों के लिए जिनकी मासिक सैलरी 15,000 रुपए तक है 1.16% का अंशदान करती है। इस तरह से जो कोष बनता है, उसी कोष से सभी पेंशनधारियों को पेंशन का भुगतान किया जाता है। दोस्तों, यहां सबसे अहम बात यह है कि सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह ईपीएस 95 योजना के तहत श्रमिकों और पेंशन धारकों को अधिकतम लाभ देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि फंड की मौजूदा स्थिति और भविष्य की देनदारियों का गहन मूल्यांकन किया जाएगा, और उसके बाद ही पेंशन वृद्धि से जुड़ा कोई ठोस और उचित फैसला लिया जाएगा। यानी दोस्तों, ये संकेत साफ है कि सरकार आने वाले समय में पेंशन बढ़ाने के मामले में सकारात्मक है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी याद दिलाया कि वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह देने का प्रावधान पहले से ही लागू है, जो केंद्र सरकार की बजटीय सहायता से संभव हुआ है। यानी जहां एक तरफ पेंशनधारी न्यूनतम पेंशन को लेकर परेशान थे, वहीं सरकार ने इस सवाल के जवाब से यह साफ कर दिया कि वह पेंशन बढ़ोतरी के पक्ष में है, बशर्ते फंड की स्थिति अनुकूल हो। अब आइए दूसरी बड़ी खबर पर। यह खबर है उन लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए जो बेसब्री से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल अब पूरा हो चुका है, और अब 8वें वेतन आयोग की निगाहें पूरे देश की हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर न्यूनतम सैलरी कितनी होगी, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, और महंगाई भत्ते डीए का क्या होगा। दोस्तों, इसी कड़ी में एक बेहद अहम बैठक होने जा रही है, जिसका नाम है नेशनल काउंसलिंग ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जेसीएम की ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक। ये बैठक 13 अप्रैल को सुबह 11 बजे नई दिल्ली के जेपी चौबे मेमोरियल लाइब्रेरी में होगी। इस बैठक की अध्यक्षता जेसीएम के सचिव
शिव गोपाल मिश्रा करेंगे। उन्होंने पहले ही सभी सदस्यों को पत्र लिखकर इस बैठक की पुष्टि कर दी है। अब सवाल है इस बैठक में क्या होगा। तो दोस्तों, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य एक साझा ज्ञापन, संयुक्त मेमोरेंडम को अंतिम रूप देना है। यानी सभी कर्मचारी संगठन, रेलवे कर्मचारी, रक्षा कर्मचारी, डाक कर्मचारी और अन्य मंत्रालयों के प्रतिनिधि एक मंच पर आएंगे और अपनी सामूहिक मांगों को एक कागज पर उतारेंगे। इस ज्ञापन में मुख्य रूप से वेतन में वृद्धि, पेंशन में सुधार, विभिन्न भत्तों में बढ़ोतरी, सेवा शर्तों में बदलाव और पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली जैसे प्रमुख मुद्दे शामिल होंगे। इसके अलावा कर्मचारी संगठन लगातार यह मांग कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं बढ़ाई जाएं, अवकाश लीव की अवधि बढ़ाई जाए और एनपीएस, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या यूपीएस एकीकृत पेंशन योजना में भी संशोधन किया जाए। एक बार ये ज्ञापन तैयार हो जाएगा तो इसे सीधे 8वें वेतन आयोग के पास भेजा जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में किया जा चुका है और सरकार ने संसद में यह आश्वासन दिया है कि आयोग 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। अब तक प्रश्नावली जमा करने की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। हालांकि जेसीएम ने मांग की है कि ज्ञापन जमा करने की समय सीमा बढ़ाई जाए ताकि सभी संगठन अपनी बात ठीक से रख सके। अब सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि आखिर 8वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी कितनी होगी? क्या ये 45,000 रुपए होगी या 58,500 रुपए? दोस्तों, फिलहाल ये साफ नहीं है, लेकिन हम आपको गणित समझाते हैं। 7वें वेतन आयोग में लेवल 1 के कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए थी। अब यदि कर्मचारी संगठनों की मांग वाला फिटमेंट फैक्टर 3.25 गुना लगता है तो 18,000 गुना 3.25 58,500 रुपए बनते हैं। लेकिन यदि सरकार 2.5 गुना का फिटमेंट फैक्टर लागू करती है तो 18,000 गुना 2.5 45,000 रुपए बनते हैं। यानी सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। जानकारों का मानना है कि ये 2.5 से 2.8 के बीच कहीं पर तय होगा। सकता है, लेकिन अभी तक इस पर कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। अब पेंशन की बात करें तो अगर न्यूनतम सैलरी 45,000 रुपए होती है तो पेंशन की गणना के अनुसार आमतौर पर पेंशन अंतिम वेतन का 50% होती है। यानी पेंशन करीब 22,500 रुपए प्रति माह बन सकती है और यदि सैलरी 58,500 रुपए होती है तो पेंशन 29,250 रुपए के करीब पहुंच सकती है। यह एक ऐतिहासिक बढ़ोतरी होगी जो पेंशन धारकों के जीवन स्तर को पूरी तरह से बदलकर रख देगी। लेकिन दोस्तों, सिर्फ सैलरी और पेंशन ही नहीं, बल्कि कर्मचारी संगठनों की मांगों में और भी कई अहम मुद्दे हैं। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली उनमें से सबसे प्रमुख है। देश भर में लाखों कर्मचारी और पेंशन धारक ओपीएस की मांग को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। हालांकि सरकार ने अब तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में इस मुद्दे पर भी गंभीरता से विचार किया जा सकता है। दूसरी तरफ एनपीएस, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में पहले से ही बदलाव किए जा रहे हैं। हाल ही में सरकार ने एनपीएस के तहत पेंशन की गारंटी देने वाली यूपीएस एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी है, जिसमें
25 साल की सेवा पूरी करने पर कर्मचारी को उसके अंतिम वेतन का 50% पेंशन मिलने का प्रावधान है। यानी सरकार धीरे धीरे कर्मचारियों की मांगों की ओर बढ़ रही है। अब जेसीएम की इस बैठक में यह भी तय किया जाएगा कि कर्मचारी संगठन किस तरह से अपनी बात को और अधिक मजबूती से रखेंगे। क्या वे केंद्र सरकार से सीधे वार्ता करेंगे? क्या वे हड़ताल या चेतावनी देने जैसे कदम उठाएंगे? फिलहाल तो यही साफ है कि 13 अप्रैल की बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। दोस्तों, यहां एक और बात गौर करने लायक है। 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद सरकार ने एक ऑनलाइन प्रश्नावली जारी की थी, जिसमें आम नागरिकों और कर्मचारियों से सुझाव मांगे गए थे। ये प्रश्नावली जमा करने की अंतिम तिथि भी निकल चुकी है। अब आयोग के पास बड़ी मात्रा में डेटा और सुझाव आ चुके हैं। माना जा रहा है कि जून जुलाई 2026 तक आयोग अपनी रिपोर्ट का पहला ड्राफ्ट तैयार कर लेगा और उसके बाद इसे सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। यानी वित्त वर्ष 2026-27 के अंत तक हमें 8वें वेतन आयोग के तहत नई सैलरी और पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो सकता है। अब एक बात और, कई पेंशन धारकों के मन में यह सवाल है कि क्या सरकार ईपीएस 95 के तहत मौजूदा पेंशन फॉर्मूले में बदलाव करेगी? क्या पेंशन योग्य वेतन की सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 या 30,000 रुपए की जाएगी? इस पर अभी कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन श्रम मंत्री के बयान से यह जरूर साफ हो गया है कि सरकार इस दिशा में सोच रही है। क्योंकि अगर फंड की स्थिति ठीक है तो पेंशन बढ़ाना और पेंशन योग्य वेतन की सीमा बढ़ाना दोनों ही संभव है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि ये सारी खबरें आपके लिए क्यों मायने रखती हैं। अगर आप एक निजी कंपनी में काम करते हैं और ईपीएफ से जुड़े हैं तो ईपीएस 95 की योजना आपको सीधे प्रभावित करती है। अगर आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं तो 8वां वेतन आयोग और 13 अप्रैल की बैठक आपके भविष्य की दिशा तय करेगी। और अगर आप पेंशन धारक हैं तो पेंशन बढ़ने और न्यूनतम पेंशन के सवाल का जवाब सीधे तौर पर आपके बैंक बैलेंस से जुड़ा है। इसलिए दोस्तों, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हर खबर को तथ्यों के साथ बिना किसी अफवाह के आप तक पहुंचाते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम सरकारी नोटिफिकेशन, संसद में उठाए गए सवाल जवाब और आयोगों की रिपोर्ट को बारीकी से पढ़कर आपको सही जानकारी दें। अब इस वीडियो को आप अंत तक देख ही रहे हैं तो हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि ये जानकारी आप अपने उन सभी दोस्तों और परिवारजनों को जरूर शेयर करें जो पेंशन या सरकारी नौकरी से जुड़े हैं, क्योंकि ये खबरें उनके लिए भी उतनी अहम हैं जितनी आपके लिए। तो चलिए संक्षेप में एक बार फिर से सबसे जरूरी बातों को दोहरा लेते हैं। पहली खबर, ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि को लेकर सरकार ने लोकसभा में सकारात्मक संकेत दिए हैं और फंड की स्थिति देखकर पेंशन बढ़ाने का वादा किया है। दूसरी खबर, 8वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम सैलरी 45,000 या 58,500 रुपए हो सकती है और इसी आधार पर पेंशन 22,500 से 29,250 रुपए के बीच हो सकती है। तीसरी खबर, वो वित्त प्रांत सब देश को 50 रुपए के दो सकती है। सबसे कान है 13 अप्रैल को जेसीएम की ड्राफ्टिंग कमेटी की अहम बैठक है, जिसमें 8वें वेतन आयोग को दिए जाने वाले संयुक्त ज्ञापन को अंतिम रूप दिया जाएगा। चौथी खबर,
पुरानी पेंशन योजना एनपीएस, यूपीएस, महिला कर्मचारियों की सुविधाएं और छुट्टियों में वृद्धि जैसे मुद्दे भी इस ज्ञापन का हिस्सा होंगे। दोस्तों, आने वाले दिनों में और भी कई अपडेट्स आने वाले हैं। जैसे ही कोई नई तारीख, कोई नया सरकारी आदेश या कोई नई बैठक होगी, हम उसे तुरंत आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पर, क्योंकि आपका भविष्य हमारी प्राथमिकता है। अब आखिरी में हम आपसे एक ही निवेदन करेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये खबरें कैसी लगी। और हां, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए बटन पर क्लिक करके आज ही सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सब